ध्यान दो बेटे, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 कॉन्सेप्चुअल स्पेशल क्लास। और ये सब के सब वो कॉन्सेप्चुअल होंगे जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उन्हें इनके आंसर थोड़े अटपटे से लगते हैं। ये सब के सब क्वेश्चन बेटे आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे और आप लोगों को परेशान करेंगे, तो क्यों ना बड़ा अच्छा रहेगा हम इनको पहले ही निपटा के चल पड़ते हैं। आप लोग असाइनमेंट में भी इनके डाउट देने वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको क्यों ना पहले ही करा देता हूँ पूरा एक लेक्चर लगाकर। तो ध्यान दीजिए, सुनिए। सबसे फर्स्ट बेटे क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाई प्लैटिनम एंड पैलेडियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मुझे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, मुझे ये प्रोसेस करवाना है, तो मुझे प्लैटिनम और पैलेडियम यूज करने पड़ते हैं एज अ कैटालिस्ट। तो प्लीज मुझे बताइए, ये प्लैटिनम और पैलेडियम को ही हम ज्यादातर प्रेफर क्यों करते हैं? क्या कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? थोड़ा स्पीड में लेकिन बेटे, क्योंकि इतना बड़ा कोई लॉजिक नहीं छुपा हुआ इसमें, बड़ी सिंपल सी बात है। अश्मीत, अंशिका, आप दोनों ट्राई करो बेटे, प्लैटिनम एंड पैलेडियम में ऐसी क्या खास बात होती है? थोड़ा जल्दी लेकिन बेटे, देखो इतना टाइम नहीं है, आप लोग टाइम बहुत लेते हो। कुणाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे, क्योंकि ध्यान दो, सुनो बेटा, सुनिए, बिकॉज अब नोट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है बेटे, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप लोगों को नोट डाउन करना है। बिकॉज प्लैटिनम एंड पैलेडियम आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। बेटे इसके बने हुए इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो दे डू नॉट डिस्टर्ब, so they don't disturb the electrolysis process। ठीक है बेटे, 1 मार्क के लिए इनका इनर्ट बिहेवियर होता है, इस वजह से ये आपके एमसीक्यू की फॉर्म में भी क्रिएट हो सकता है क्वेश्चन आपका। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई रिमूवल ऑफ सीओ इज अ नेसेसरी इन हेबर प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, हेबर प्रोसेस क्या होता है प्लीज बताइए, प्लीज बताइए बेटे। मेकिंग ऑफ अमोनिया अमोनिया। अमोनिया की अमोनिया अमोनिया की मैन्युफैक्चर। फॉर्मेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया की फॉर्मेशन करवाते हैं, अमोनिया को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बेटे इस प्रोसेस के दौरान हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सीओ यहाँ एक पॉइजन का काम करता है। देखो बेटे, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड बिहेव एज पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट and can stop the reaction। हाँ जी बेटे, क्या 1 मार्क के लिए क्लियर है सभी को? चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट आगे बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, देखो ये क्या कहता है, सुनो। वाई एस्टर हाइड्रोलिसिस। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टर हाइड्रोलिसिस का अर्पित आप मीनिंग क्या समझते हो? एस्टर क्या होता है बेटे? सपोज करो अगर मैं यहां पर एक केमिकल ले लेता हूं, कैसा केमिकल? मैंने ले लिया CH3 COO C2H5, ये देखो बेटे, इस तरह के केमिकल कहलाते हैं एस्टर। बेटे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना, क्या कहलाता है बेटे? एस्टर हाइड्रोलिसिस ये कहलाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास ये। अब ध्यान दीजिए, होगा क्या? क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या क्या बनेगा? CH3COO अलग हो गया, C2H5 अलग हो गया। प्लीज बताओ बेटे, वाटर में से H किस में अटैच करोगे? वाटर में से H निकला, एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। बताओ बेटे, वाटर में से निकला हुआ OH कहां जाएगा?
C2H5OH के पास, ठीक है। दो प्रोडक्ट आपके पास बने, एक बना एसिड और दूसरा आपके पास क्या बना बेटे, एल्कोहल बना। दूसरा अल्कोहल। क्या बना, एल्कोहल बना। अब सुनो बेटे, हम क्या बोलेंगे इसमें, एसिड प्रोड्यूस्ड इन अबव प्रोसेस बिहेव्स एज ऑटो कैटलिस्ट। ये ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है बताओ बेटे। आपने कैटलिस्ट कोई अलग से डाला नहीं ना, हमने एरो के ऊपर कुछ नहीं लिख रखा, हमने अलग से कोई कैटलिस्ट नहीं डाला। यहां पर खुद कौन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगेगा, एसिटिक एसिड। बेटे जैसे ही एसिटिक एसिड बना, शुरुआत में एसिटिक एसिड नहीं था, तो रिएक्शन कैसी चल रही थी बताओ, कैसी चल रही थी बेटे, स्लो। लेकिन जैसे जैसे एसिटिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया, अब वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, रिएक्शन को कैटलाइज करता जा रहा है, वो खुद एक ऑटो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अगर रिएक्शन में प्रेजेंट कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट खुद अपनी रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करे, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटे, ऑटो कैटालिसिस हम उसे बोलेंगे। तो ये एसिटिक एसिड बाद में इसी रिएक्शन को क्या करता चला जाएगा बेटे, इसे फास्टर बनाता चला जाएगा। ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है। ये बताओ बेटे जल्दी से, क्या सबको क्लियर है, बढ़ सकता हूं बेटा आगे, यस और नो, जल्दी यस सर। फटाफट। यस ओके सर। जी, यस। नेक्स्ट बेटे आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर कंसंट्रेट करो। कहता है व्हाट मॉडिफिकेशन विल यू सजेस्ट इन हार्डी-स्क्वेल्स रूल। सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने कल आपको टेस्ट में हार्डी-स्क्वेल्स रूल दिया, क्या बेटे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्या नोट्स में उसकी डेफिनेशन नहीं है, नो बताओ। ईशा पूछ रही थी कि सर इसमें क्या सर। लिखना है, बड़ा कंफ्यूज हो रही थी। बेटे आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्क्वेल्स रूल, ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी द कोएगुलेशन पावर। ये होता है आपका हार्डी-स्क्वेल्स रूल, लिखा भी हुआ आपके नोट्स में। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या बेटे, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, आप हार्डी-स्क्वेल्स रूल में क्या चेंजेस करना पसंद करेंगे बताओ बेटे, कुछ भी आपका व्यू अगर इसके रिगार्डिंग है तो बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी बेटे, ध्यान दीजिए, सुनिए मैं बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आंसर पर कॉन्सेंट्रेट करो। हार्डी स्क्वेल्स रूल must tell about effect of size and quantity of electrolyte on coagulation power। बेटे समझने की कोशिश करो, देखो एक बार बेटे, इन्होंने हमें ये तो बोल दिया कि Na पॉजिटिव की बजाय कौन ज्यादा बेस्ट है बताओ बेटे, कौन ज्यादा परफेक्ट है, Mg2 Mg2 पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि Al3 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव पर चार्ज ज्यादा, तो कोएगुलेशन पावर भी क्या है, ज्यादा। चलो ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि Al3 पॉजिटिव तो उससे भी बेस्ट है, चलो ठीक है हमने मान लिया। अरे भाई आपने चार्जेस के रिगार्डिंग तो सब बता दिया, अरे थोड़ा बहुत साइज के बारे में भी तो बताओ, क्या साइज भी कुछ इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है। Na पॉजिटिव का साइज बड़ा है, Mg2 पॉजिटिव का साइज छोटा, और Al3 पॉजिटिव का साइज तो सबसे छोटा है बेटे। तो इसका मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं, जितना साइज छोटा या जितना साइज बड़ा है उतना कोएगुलेशन पावर कम या ज्यादा होती है। तो भाई साहब ने साइज के रिगार्डिंग तो कुछ बताया नहीं हमें। बेटे साइज की भी बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसके सरफेस एरिया की भी बात होगी, और साथ साथ किसकी बात हो जाएगी, क्वांटिटी की भी बात हो जाएगी। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या बेटे, इन्होंने हमें पार्टिकल्स के साइज के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं बताई। हाँ जी बेटे, क्या कर पाओगे, ये लिख पाओगे 1 मार्क में, बताइए जल्दी से।
यस और नो, जल्दी। सुस्त Yes, होके sir. क्यों बैठ रहे हो? Yes, sir. खुद को Yes, sir. अनम्यूट भी कर सकते हो और चैट बॉक्स तो आपका चलते रहना चाहिए। Yes, sir. हाँ जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5। बेटे इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप लोगों को देना चाहिए। लविशा बताना, व्हाई एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्या ये बात सच है? पहले क्या एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है बेटा? बताओ, क्या Yes, sir. एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक Yes, होता यस है? sir. सर। Yes, sir. बिल्कुल एक्सोथर्मिक होता है। ऐसा क्यों हनी? इसको हमने एक्सोथर्मिक क्यों बोला? बताओ। क्योंकि पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं। पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ये बोलना एब्जॉर्प्शन जब चाहिए। मिलने में पावर प्लांट बढ़ती है। सुनो, एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेट के बीच में नए नए फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और रुको रुको, हाँ जी, मुस्कान गोयल, बच्चे बॉन्ड आई थिंक बोलना गलत नहीं हो जाएगा? श्वेता क्या कहते हो? आई थिंक Yes, बॉन्ड sir. बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी में प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनता बेटे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, नहीं? इस वजह से क्या कहते हो बताओ? Yes. Yes, ठीक है, sir. तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद सुनो, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे। तो बेटे एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेट दोनों के बीच में एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। जब कभी कोई नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो बदले में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। बेटे एनर्जी रिलीज होगी तो हम क्या बोलेंगे? सुनो, ड्यूरिंग Delta H negative. ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन कोमा न्यू फोर्सेस डेवलप। सही लिख रहा हूं बेटे? न्यू फोर्सेस डेवलप बिटवीन, क्या लिखूं? बिटवीन, Adsorbated, adsorbate. Absorbent and adsorbate. ये लीजिए, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। सो heat energy is released. So heat energy is released. That's why delta H is equal to negative, delta S is equal to, delta S का क्या मीनिंग था बेटे? Negative. चेंज Entropy. इन एंथैल्पी हो गया नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी भी क्या लिखोगे? नेगेटिव। एंट्रोपी का मतलब Negative. फ्रीडम। अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं तो दोनों की फ्रीडम कम हो जाएगी। डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव, तो बेटे डेल्टा जी भी हम क्या लिखेंगे? Negative. नेगेटिव Negative. लिखेंगे। और ये कैसा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस या फिर Spontaneous. Spontaneous. स्पॉन्ड। क्या आप ये लिख पाओगे बेटे, जो मैंने वर्डिंग आपको लिख करके दिया है? बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। ये Sir. बैकग्राउंड से, एक्चुअली सर जिसकी बैकग्राउंड से साउंड आ रही है वो खुद को म्यूट कर लो। हाँ जी बेटे बताइए, कोई सर एक कुछ बार पूछ लास्ट रहा था? पेज निकालो, आ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये लीजिए, ये लो। देखना काम चलेगा क्या? सर हैबर्स प्रोसेस में सीओ प्रोड्यूस होती है। हेबर प्रोसेस में सीओ प्रोड्यूस नहीं होती बच्चे। अगर गलती से वहां पर सीओ Ammonia. आपने गलती से डाल दिया या उसको कहीं से मिल जाए प्रोसेसिंग के दौरान, तो उसको साथ साथ रिमूव करना बड़ा जरूरी है। क्या होता है कोमल, ज्यादातर प्रोसेसेस जब हम इंडस्ट्री में करवाते हैं ना, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लक्कड़ को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं। अब कोयला कहीं पे जलेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो सीओ भी प्रोड्यूस होगा। तो वहां पे एटमॉस्फेयर को एकदम क्लीन रखना जरूरी है, सीओ को लगातार वहां से बाहर निकालते रहना बड़ा जरूरी है, वरना काम बिगड़ जाएगा। बेटे क्या स्क्रीनशॉट ले लिए जिनको लेने थे? यस सर। ये लो बेटा स्क्रीनशॉट, किसी Yes, को sir. लेना तो अभी ले लो, फिर तुम मुझे मैसेज करोगे सर स्क्रीनशॉट तो भेज दो। प्रिंस धीमान, सीओ कैसे रिमूव करते हैं बेटे? इसके लिए तुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा बेटे, तुझे इंडस्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। सीओ रिमूव क्यों किया है ये तू सीखेगा 12th में। सीओ रिमूव कैसे करना है ये तू सीखेगा अगर पहुंच पाया तो ग्रेजुएशन में। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है, वो ध्यान दो बेटे। सुनो, लिखिए क्वेश्चन। सिलिका जेल
silica gel is placed with saturated solution of water, आप कर लो इसमें नेम प्रोसेस। आपको ये बताना है कि ये एड्सॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन है। क्या आपको नहीं लगता इस तरह के आंसर तो आपको लर्न करने पड़ेंगे कहीं ना एब्जॉर्प्शन। कहीं। अब ये बात ध्यान रखना, ये आपके एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज है। जो सिलिका जेल है ना बेटे, ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बेंट है, ठीक है, बड़ा अच्छे से एड्सॉर्ब कर लेता है ये। तो ध्यान दीजिए, हम इसके अंदर बोलेंगे एड्सॉर्प्शन, AD, एड्सॉर्प्शन। 1 मार्क के लिए बेटे। 7th क्वेश्चन बेटे, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब बिल्कुल ड्राई है, एनहाइड्रस CaCl2 placed in, आप इसको भी लिख लो वाटर। saturated solution of water, name process। अब एक बात एब्जॉर्प्शन। ध्यान दो, ऑप्शन। एक बात ध्यान दो मेरी, सुनो ध्यान से, ठीक कह रहे हो आप लोग। सबसे पहली बात बेटे, जो सिलिका जेल है वो सिर्फ अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है चीजों को, ओनली सरफेस पर। थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं बेटे, सिलिका जेल सिर्फ कहां पर एब्जॉर्प्शन अपना शो करता है बेटे, ओनली सरफेस। एंड ओनली सरफेसेस पर। ये देखिए बेटे, सरफेस पर करेगा तो बताओ क्या लिखोगे, एड्सॉर्प्शन। लेकिन बेटे अगर मैं बात करता हूं एनहाइड्रस CaCl2 बेटे, ये कहां पर चीजों को एब्जॉर्ब करता है वो ध्यान दो, ये चीजों बल्क। को अपने डेप्थ में भी ले जाता है। तो इसमें क्या लिखोगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। बेटे यही वाली चीजें मैं आपको कल के टेस्ट में एमसीक्यू की फॉर्म में कंफ्यूज करके दूंगा, अलग अलग तरीके से दूंगा। अब देखते हैं बेटे फिर कौन उसको क्लियर करने वाला है। कल के कल आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा बेटे 4 to 5 सेम टाइम पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, और 30 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका, ये बात ध्यान रखना, साथ साथ आपको आपका रिजल्ट पता लग जाएगा। ओके, जो बच्चे टेस्ट नहीं देंगे तो उनके घर पर मैं फोन करता हूं, या जिनके मार्क्स 70% से कम आएंगे उनके घर पर फिर मैं टेलीफोनिकली कांटेक्ट करता हूं अच्छे से। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आगे नोट कीजिए, विच विल बी एड्सॉर्ब्ड मोर रेडिली, which will be adsorbed more readily on surface of charcoal। अमोनिया। असाइनमेंट में हुई है बेटे आपके ये, ठीक है, आउट ऑफ NH3 एंड CO2। बताओ बेटे, चारकोल के सरफेस अमोनिया। पर CO2 जल्दी से एड्सॉर्ब होगा या फिर अमोनिया? अमोनिया। क्या रीजन, अमोनिया। क्या रीजन, रीजन बताओ बेटे, रीजन। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है सर। वेरी क्रिटिकल गुड। हाँ टेम्परेचर। जी बेटे ध्यान दीजिए, बाकी सब बच्चे भी सुनो ध्यान से। सबसे पहले बेटे हम बोलेंगे NH3 has more critical temperature, more critical temperature than CO2। बेटे सबके सब स्टूडेंट ध्यान दो, इन 2-3 बच्चों ने पढ़ रखा है इस कॉन्सेप्ट को, सुनिए बेटे। सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर का सिंबल 11th में किया था TC, ऐसे बोलते हैं बेटे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटे क्या आएगा, लिक्विफिकेशन आएगा, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। यानी अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके गैस से लिक्विड में बदलने के चांसेस भी बेटे उतने ही ज्यादा हैं, ठीक है। गैस से लिक्विड में बदलने के चांसेस क्या हैं बेटे, ज्यादा हैं। तो उतना ही
लिक्विड ही जल्दी से एड्सॉर्ब होता है तो बेटे उतना ही एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ज्यादा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटे। कर पाओगे इस तरीके से, बताओ मुझे। Yes, यस sir. सर। हाँ जी बेटे, ध्यान दीजिए, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको मैं दे रहा हूं सल्फर वेपर। सल्फर वेपर passes through cold water, passes through cold water। ये कौन से टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा? एक और इसके अंदर बेटे व्हाइट एग, व्हाइट एग मिक्स्ड विद वाटर। ये कौन से टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा? बेटे टाइप में आप क्या क्या स्टडी कर चुके हो? टाइप में आप स्टडी कर चुके हो लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, एसोसिएटेड, ठीक है, बड़े सारे अलग अलग तरह के आप स्टडी कर चुके हो। इसी में बेटे एक और आपको बताना है, सोप सॉल्यूशन बताना है कि ये किस तरह का होता है। प्लीज सोप सॉल्यूशन तो फटाफट जुबान पे आ जाना चाहिए बेटे। Associated colloid. चलो तुम कह रहे हो तो बेटे मान लेता हूं फिर तो मैं, ठीक है। तो अब बताओ बेटे इसके अंदर मुझे क्या क्या बोलना चाहिए। सबसे पहले तो ये बता दो, ये सल्फर वेपर ये कौन से टाइप के थे बेटे? आपके नोट्स में भी था, बताओ। मल्टी एग्रीगेट, मल्टी मॉलिक्यूलर। इससे पता लगता है कि बच्चों ने नोट्स को कितना पढ़ा है। इससे पता लगता है बच्चों ने नोट्स की कितनी स्टडी की है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड है बेटे। प्लीज बता दो, वो S8 था, एक ही एग्जांपल और था, वो कौन सा था? गोल्ड। एक और एग्जांपल, Gold salt. गोल्ड सॉल। Gold. अच्छा ये ठीक है। अच्छा ये व्हाइट ऑफ एन एग, बेटे ये क्या? व्हाइट एग, एग में प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल यानी मैक्रो मॉलिक्यूलर। Molecular. मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड है बेटे ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बेटे सोप सॉल्यूशन में तो आई थिंक अब बच्चे बच्चे को एसोसिएटेड। पता होना चाहिए, Associated. एसोसिएटेड कोलॉइड ये होता है। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। चलिए सब बच्चे बेटे रिप्लाई कर रहे हैं फटाफट चैट बॉक्स में भी। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दो, आंसर हमने इसी में लिख दिया 12 वाले का। तो नेक्स्ट बेटे, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वासोल, एल्कोसोल, हाइड्रोसोल एंड एरोसोल। हाँ बेटे, क्या कोई बता सकता है क्या क्या डिफरेंस है इन सब के अंदर? हाँ बेटे सुनो, एक्वासोल बोलो या हाइड्रोसोल बोलो, एक ही बात है बेटे। हाइड्रो का मतलब पानी, एक्वा का मतलब पानी, डिस्पर्जन मीडियम इज पानी। Water. डन। डिस्पर्जन मीडियम यानी कि यस ज्यादा अमाउंट सर। में जो चीज है ना, ज्यादा अमाउंट में जो चीज है वो वाटर है, इसलिए एक्वासोल या हाइड्रोसोल बोल दिया। नेक्स्ट बेटे, एल्कोसोल, बेटे दारू। अल्कोहल एज डिस्पर्जन डिग्रेड। मीडियम इज एल्कोहल। बेटे क्या कभी तुम लोगों ने एल्कोसोल पिया है? ईशा, सर नो क्या सर, बात शरीफ करते हो? बच्चे हैं। अच्छा शरीफ का मतलब क्या हुआ? कोई बंदा कफ सिरप पी रहा है तो वो मतलब बेकार है? कफ सिरप में कितनी नहीं, बार ऐसा होता है, दुनिया में आधे से ज्यादा कफ सिरप ऐसे हैं जिनमें अल्कोहल होता है। मुझे सैनिटाइजर है ना सर। मुझे पता था बेटे, नहीं फिर वो पीने के काम तो नहीं आता ना। तुम्हारी सोच देखो, लगा तो मतलब बच्चों रखती की, है। बच्चों की सोच सीधी कहाँ जाती है। एरोसोल, एरो का मतलब क्या है? एयर। डिस्पर्जन मीडियम इज एयर। हाँ जी बेटे, क्या सही लग रहा है आप लोगों को? ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। इसके बाद आपको असाइनमेंट में भी डाउट बहुत ही रेयर रह जाएंगे, ठीक है। काफी सारी चीजें आपकी यहीं पर ही कवर हो पा रही हैं। नेक्स्ट आगे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज ब्रोनियन मूवमेंट?
देखते हैं बेटे आप लोगों ने पढ़े हैं क्या नोट्स? zigzag motion. बेटे वो तो ब्रोनियन मूवमेंट की डेफिनेशन है, मैं तो उसका कोज पूछ रहा हूँ, उसका कारण पूछ रहा हूँ। ब्रोनियन मूवमेंट क्यों होता है, जिगजैग मोशन क्यों होता है? कोलाइड होना पार्टिकल्स का. काइनेटिक एनर्जी. सुनिए बेटे सुनिए, कोलोइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम कोलाइड करते हैं. colloidal particles are charged and repel each other and move in zigzag path. Move in, zigzag बताओ बेटे। नहीं path. जिगजैग नहीं, zigzag. Move in zigzag path. ठीक है बेटे, ये आपको लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। ये तो आप कर चुके हो, अब इसके राइट साइड पर हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेटे, सर एक बार थोड़ा ऊपर करना. राइट टू कंडीशंस, अभी मैं आपको ना लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, टेंशन मत लो। राइट टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टिंडल इफेक्ट। हाँ जी बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये। कोलोइडल अगर पार्टिकल्स. अगर आप एनसीईआरटी, सुनो सुनो, अरे सुनो एक सेकंड, अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लेते हो ना बेटे, तो उसमें भी आपको ये 2 पॉइंट राइट साइड वाले पेज पर मिडल में लिखे हुए मिलेंगे। अब आप बताओ बेटे, कौन आप में से बताना चाह रहा है? कोलोइडल पार्टिकल्स. Presence of colloidal particles. सबसे पहला तो पॉइंट ये बनता है बेटे, ध्यान दो, डायमीटर ऑफ आपका जो पार्टिकल का साइज है, डायमीटर या 1 to साइज 1000 ऑफ नैनोमीटर. कोलॉइडल पार्टिकल, या फिर डिस्पर्स्ड पार्टिकल, या फिर डिस्पर्स्ड फेज भी आप कह सकते हो। डिस्पर्स्ड फेज इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ जी, अब उर्वशी आप खुद को अनम्यूट करो एक बार। उर्वशी जल्दी से करो बेटे, लेकिन टाइम नहीं है इतना, स्पीडली बेटे, जल्दी फटाफट खुद को अनम्यूट करो। मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा, एक तरफ तो बेटे साइज ऑफ पार्टिकल है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, और दूसरी तरफ क्या लिख रखा है बेटे, वेवलेंथ लिख रखा है। प्लीज बेटे इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, 1:2, 2 2:1।1. याद करो बेटे, कुछ था ऐसा कि नहीं था? यस सर. इनका रेशो था 1:2। कितना One रेशो था? one 2:1 नहीं, 1:2। वेवलेंथ ऑफ लाइट है बेटे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट आपकी 3600 एंगस्ट्रॉम है, तो पार्टिकल छोटे से छोटा कितना दिखाई देगा? 1800 नैनोमीटर. 1800। तो बताओ 1:2 के 2:1, प्लीज बताइए। 1:2. कुछ समझे कि 1:2. नहीं समझे? ठीक है, अब सुनो सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी लार्ज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लाइट को रिफ्रैक्ट करने की पावर। देयर मस्ट बी लार्ज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। हाँ जी बेटा, बताइए कुछ समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, 2 पॉइंट याद रहेंगे सभी को? आगे बढ़ सकता हूं बेटा? Yes. क्वेश्चन नंबर 16 पर ये 2 पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटे आगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे ध्यान दो, अब आप इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी बेटे, व्हाट हैपन
when FeOH thrice mixed with AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड। बेटे आप अपने नोट्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं, ये रिएक्शन वहां पर भी एक लिखी पड़ी है बेटे। हाँ जी बेटा, बताओ कौन बताना चाहेगा क्या होगा इसके अंदर? डबल डिकम्पोजिशन। नो बेटे, हम इसके अंदर लिखेंगे म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस। म्यूचुअल लिख लो अभी के लिए, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस, ये आपको इसमें बोलना है। बाकी सब स्टूडेंट भी ना खुद को अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हैं बेटे, इतने शर्मीले मत बनो बेटे। इसे कोएगुलेशन भी कह सकते हैं बेटे। ये दोनों के दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये कोएगुलेशन करते हैं बेटे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा अगर इसको इलेबोरेट करना चाहते हो, थोड़ा समझना चाहते हो, तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, 1 मार्क में आता है वैसे तो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन कभी नहीं देनी बेटे। FeOH थ्राइस अपने सरफेस पर अक्सर किसकी एक लेयर को रैप करता है, जो आपको अपने दिमाग में रखना है? Fe3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव। अगर Fe3 पॉजिटिव की लेयर वो अपने ऊपर रैप कर लेता है, तो बेटे हम उसे क्या बोलेंगे? ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसा पार्टिकल है बेटे आपका? पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन 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 अगर मैं बात करता हूं आर्सेनिक ऑक्साइड की, AS2O3, बेटे ये अपने ऊपर अक्सर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। सुनो देखो, ये अपने ऊपर अक्सर O2 नेगेटिव ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। तो बताओ बेटे ये वाला पोर्शन कैसा हुआ? नेगेटिवली चार्ज। अब सुनो बेटे, ये दोनों के दोनों जब मिक्सअप होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज। एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो बेटे जब चार्ज ही न्यूट्रलाइज हो गया तो अब एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे तो स्टेबल नहीं होंगे, और स्टेबल नहीं होंगे तो इकट्ठे होके बैठेंगे, और इकट्ठे होने को क्या बोलना है बेटे? कोएगुलेशन बोलो या फिर म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है बेटे। ये मैक्सिमम पार्ट है जो आप इसमें अपने माइंड में रखोगे। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद सुनो। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 17 सुनो बेटे। कंपेयर coagulation power, compare coagulation power of NaCl, Na2SO4 and Na3PO4 for precipitation of बेटे आपके पास है FeOH थ्राइस। बताओ बेटे क्या आंसर आना चाहिए? बताइए, कोएगुलेशन पावर को कंपेयर करना है आपको, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हो बेटे तुम, Na3PO4 बड़ी सिंपल सी बात है बेटे। Na3O4 Na3PO4 has greater charge, comma more comma less, लेस में क्या लिखूंगा? लेस में क्या वैल्यू लिखूं? कोएगुलेशन वैल्यू। लेस कोएगुलेशन वैल्यू, ये लो बेटे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो कुछ खास नहीं है बेटे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो बेटे। व्हाट हैपन टू जेलेटिन? व्हाट हैपन टू व्हाट हैपन टू गोल्ड सोल? कर लो, व्हाट हैपन टू गोल्ड सोल when gelatin is added to it? Gelatin is added to it.
बेटे जेलेटिन एक मीठा सा स्टिकी सा मटेरियल और है छोटे होते जो हम आइसक्रीम में भी डालते हैं, आइसक्रीम में भी डालते हैं, वो भी एक क्वेश्चन डेवलप होता है आपका। बताओ बेटे गोल्ड सोल में अगर हमने जेलेटिन डाल दिया तो क्या होगा, प्लीज बताइए। पोर्स का साइज छोटा हो जाएगा। लिख लो बेटे, जेलेटिन इज अ प्रोटेक्टिव और लायोफिलिक colloid which makes the, क्या लिखूं बेटे, which makes the gold soul more stable। याद रहेगा बेटे, आइसक्रीम में भी अगर आपने डाल दिया तो बताओ जेलेटिन क्या है, एक लायोफिलिक और एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड है जो हमारे दूसरे बड़े पार्टिकल्स को, लायोफोबिक वालों को स्टेबल करने का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। राइट सिग्निफिकेंस ऑफ write significance of reciprocal of gold number। हाँ जी बेटे, कुछ ध्यान आ रहा है क्या, ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने, बताइए। यस सर। लविशा मैं अभी बेटे सबके सब क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड करूंगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बस मुझे एक क्वेश्चन और करवाने दो, फिर बच्चों की ट्यूशन है। हाँ जी बेटे ध्यान दीजिए, सुनिए क्या लिखेंगे, बताओ इसमें बेटे, बताओ। स्मॉलर द गोल्ड नंबर, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ बेटे, कम आ रहा है, इसका मतलब स्मॉलर द गोल्ड नंबर कोमा इफेक्टिव स्मॉल अमाउंट ऑफ मोर प्रोटेक्टिव इफेक्टिव। कोलॉइड। ये बताओ पहले, क्या ये क्लियर है? अगर गोल्ड नंबर यस कम आ सर। रहा है, गोल्ड नंबर का उल्टा कर रहे हो, इसका मतलब प्रोटेक्टिव कोलॉइड की अमाउंट भी कम चाहिए। इसका मीनिंग बेटे कोएगुलेशन वैल्यू भी क्या लिखूं बेटे, कोएगुलेशन वैल्यू इज स्मॉलर। अगर कोएगुलेशन वैल्यू कम है तो फिर क्या लिखोगे, कोएगुलेशन पावर क्या लिखनी है, बताओ बेटे, कोएगुलेशन का इज ज्यादा। ग्रेटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। हाँ जी फटाफट जल्दी से आज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 20। वाई जेलेटिन इज एडेड टू आइसक्रीम। ये आपकी असाइनमेंट हो रही है एक तरह से, ये ध्यान रखना बेटे, असाइनमेंट को आपने आज जरूर कर लेना कंप्लीट। हम लोग आइसक्रीम्स के अंदर जेलेटिन क्यों डालते हैं बेटे, ध्यान दो सुनो। आइसक्रीम इज एन इमल्शन। बेटे आइसक्रीम में पानी भी और ऑयल भी है, क्रीम भी होती है साथ में, ठीक है बेटे। तो वो एक तरह की इमल्शन है, इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप, ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप। तो बेटे हमारे पास यहां पर जेलेटिन क्या है, जेलेटिन प्रोटेक्टिव कलर। बिहेव्स लाइक एन emulsifier, gelatin behaves like an emulsifier which help and makes the emulsion stable। इससे पहले भी जेलेटिन का काम था स्टेबिलिटी लेकर आना, और अभी भी वो यही कर रहा है। ये बताओ बेटे क्या ये 20 क्वेश्चन अब आप कर पाओगे? हाँ जी बेटे, ये यस देखो, सर। पहले तो आप लोग जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर, ये अब लो, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 का स्क्रीनशॉट आपका यहां हो जाएगा। डन बेटा? हाँ जी होप्सो हो गया होगा स्क्रीनशॉट ये। यस सर। और अब ये लो बेटे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। डन बेटा?
यस सर। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 से लेकर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 11 टू 14। डन? यस सर। बाकी सबने भी कर लिया? नेक्स्ट आगे ये लीजिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10। डन। डन बेटा? यस सर। ये लीजिए बेटे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। डन बेटे? डन सर। हाँ जी कोमल बताओ, स्पीड में यस करें सर। या अच्छे से करें बताओ। ये हाफ ईयरली वगैरह तो चलते रहेंगे बेटे, स्कूल वालों ने तो करवा दिए, लेकिन क्या मुझे भी वैसे कराने चाहिए? नो नो सर। बेटा सर। ठीक है, अच्छे से करते हैं कि क्वेश्चन, टेंशन मत लो बेटे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस चल रहा है, हम पीछे नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है सिस्टम। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये कर चुके हो। ठीक है, और लास्ट वालों में 2 चैप्टर किए थे आपने, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर। अब आप ये मत यस बोलना सर। कि सर पॉलीमर हमारे सिलेबस में नहीं है। बेटे सिलेबस में कैसे नहीं है? बोर्ड ने अगर आज के दिन ऐलान कर दिया कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्या बेटे अब हमारे लिए उसकी नॉलेज कोई मायने नहीं रखती? बताओ, क्या वो हमारे कंपटीशन का हिस्सा नहीं है? कंपटीशन